क्या वर्ड लिखा हुआ है? रिवर्सल ऑफ एन इम्पेयरमेंट लॉस। और इसमें भी दो हिस्सों में बहस होनी है। पहले अगर कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा है और देन फिर अगर रिवैल्यूएशन मॉडल यूज हो रहा है। तो रिलैक्स है कि पहले कॉस्ट मॉडल अगर यूज हो रहा है तो व्हाट इज द मीनिंग रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस? व्हाट इज द मीनिंग इम्पेयरमेंट लॉस? एसेट की वैल्यू कम हो रही है, कैसे पता चलेगा? कैरिंग अमाउंट कंपेयर्ड विद रिकवरेबल अमाउंट। ये इम्पेयरमेंट लॉस कुछ इंडिकेशंस की वजह से होता है। चंद इंडिकेशंस वैसे जो जहन में आ जाए। लेकिन बेटा कुछ इंडिकेशंस ऐसी भी हो सकती हैं, जज़ाकल्लाह, कुछ इंडिकेशंस ऐसी भी हो सकती हैं जो सब्सिक्वेंटली शायद रिवर्स हो जाए। मतलब मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशंस खराब थी जिसकी वजह से आपकी वैल्यू यूज की कैलकुलेशन करते वैल्यू यूज कम हो गई, लेकिन सबसीक्वेंटली अल्हम्दुलिल्लाह इकोनॉमिक कंडीशंस दोबारा बहाल होके इंप्रूव हो गई। अब इससे क्या होगा? नहीं, इस वो रिवर्सल तो बड़ी दूर है, इससे क्या होगा? इससे दोबारा अब हमारी वैल्यू यूज फ्यूचर वाली जो वैल्यू यूज होगी वो इफेक्ट होगी, वो ज्यादा हो सकती है। तो उसके ज्यादा होने से अब रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा हो जाएगी। अब यहाँ ये बहस नहीं हो रही, कोई इंपेयरमेंट गेन की बहस नहीं है। लेकिन अगर पहले लॉस रिकॉर्ड किया था और बाद में सब्सिक्वेंटली सर्कमस्टांसेस बदल गए हैं, तो क्या सर्कमस्टांसेस अगर बदल गए हैं तो इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स हो सकता है? पहले क्या हो चुका है और देन क्या हो रहा है। सपोज पहले कोई इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था, तो देयर इज नो सवाल ऑफ एनी रिवर्सल। तो व्हेन द रिवर्सल विल बी एप्लीकेबल, लॉस के बाद अगर सर्कमस्टांसेस बदल जाए और आपकी रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से बढ़ जाए, तो फिर रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब इन तीन बातें जो मैंने की आपके सामने, इनको ज़हन में रख के आए फर्स्ट पैराग्राफ मेरे साथ आराम आराम से पढ़ेंगे। अ कंपनी, सिंपल चीजें हैं और आई 16 से जाके बात लिंक होनी है अभी। अ कंपनी मस्ट मेक एन असेसमेंट at the end of each reporting period as to whether previously recognized impairment should be decreased or may no longer exist। हर साल के एंड पे इंडिकेशंस ऑफ इम्पेयरमेंट चेक होती हैं। अगर हो तो रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट हो जाती है। अगर कैरिंग अमाउंट उससे ज्यादा हो तो इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट हो जाता है। उस इम्पेयरमेंट लॉस की कैलकुलेशन के बाद वाले जो साल आएंगे, उन सालों में आप हर साल के एंड पे ये देखेंगे कि क्या जो इंडिकेशंस पुरानी थी उनमें रिवर्सल तो नहीं आ रही है, और क्या उसकी वजह से इम्पेयरमेंट लॉस जो पहले रिकॉर्ड किया था वो सारा ही, या उसमें से कुछ रिवर्स करने की जरूरत तो नहीं हो गई है। बात समझ आ गई? दोबारा पढ़ने पहली दो लाइन। कंपनी मस्ट मेक एन असेसमेंट एट द एंड ऑफ as to whether previously recognized impairment should be decreased or may no longer exist। If the loss no longer exists, it is reversed, लेकिन subject to the following guidance। लॉस रिवर्स अगर होना है तो ये IAS 36 कुछ गाइडेंस देता है कैसे। While reversal of impairment loss, carrying amount of an asset must not be increased above the lower of। रिलैक्स रहना है, नई चीज जरूर है, बड़ी सिंपल एंड में बन जानी है। रिवर्सल करते हुए द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट मस्ट नॉट बी इंक्रीज अबव द लोअर ऑफ। नीचे जो दो चीजें दी हुई हैं इनमें से जो लोअर होगा हमारे एसेट की कैरिंग अमाउंट उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इंशाल्लाह अभी क्वेश्चन करते हैं, लेकिन पहले नीचे लोअर ऑफ क्या क्या। नंबर 1 रिकवरेबल अमाउंट, एंड नंबर 2 कैरिंग अमाउंट दैट वुड हैव बीन। इस तरह के वर्ड्स आपने किसी जमाने में सुने हुए हैं। कैरिंग अमाउंट दैट वुड हैव बीन डिटरमिन्ड नेट ऑफ डेप्रिसिएशन हैड नो इम्पेयरमेंट लॉस बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द प्रीवियस पीरियड्स।
इट मींस दो वर्किंग्स हम करेंगे, रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे और ये देखेंगे कि अगर इम्पेयरमेंट लॉस पिछले सालों में ना हुआ होता तो अब इस वक्त कैरिंग अमाउंट क्या होती। इसको किससे कंपेयर करेंगे? रिकवरेबल अमाउंट से। नहीं, इसको किससे कंपेयर करेंगे? रिकवरेबल अमाउंट से। सिलेक्ट किसे करेंगे? और लोअर ऑफ सिलेक्ट करने के बाद हमारे एसेट की रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट इस अमाउंट से ऊपर नहीं जानी चाहिए। अच्छा, ये एसेट अब बढ़ना है या कम होना है? इम्पेयरमेंट लॉस में एसेट पे क्या इफेक्ट होता है? और अगर रिवर्सल होगी, बट ये डबल एंट्री ऑफ रिवर्सल सोच के उलट हो रही है। अभी एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट एंड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट, उलट हो जाना ये काम। इम्पेयरमेंट लॉस की रिवर्सल है और एसेट ने बढ़ना है। आए जो पढ़ा गया है उसके बाद एक दो लाइनें और उसके बाद बाइट वाइंड अप करते हैं। कॉस्ट मॉडल की भी बहस हो रही है, इसलिए वो कहता है रिवर्सल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली इन प्रॉफिट एंड लॉस। कॉस्ट मॉडल है, अभी रिवैल्यूएशन मॉडल भी हो सकता है, थोड़ी ठहर के होगा। Depreciation charges for the future period should be adjusted to allocate the assets revised carrying amount minus residual value overheads। ये चौथी दफा आज लाइन आ गई है। इम्पेयरमेंट लॉस अगर हो जाए तो आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस रिवाइज कैरिंग अमाउंट इज डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, और अगर रिवर्सल होगी तो दोबारा कैरिंग अमाउंट में इजाफा होगा। तो कैरिंग अमाउंट जब रिवाइज आ जाएगी तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट इज डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। ये वर्ड आपने कहाँ कहाँ सुन लिए? रिवैल्यूएशन में, चेंज इन एस्टीमेट में, इम्पेयरमेंट लॉस आने के बाद भी, और रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस हो जाने के बाद भी। आए एक एग्जांपल की बेस पे ये सारी बहस जरा कंप्लीट कर लो। नीचे सब कुछ लिखा हुआ है, आपने कैलकुलेटर हाथ में रखना है, वर्किंग्स रखनी है, साथ साथ जरूरत पड़े तो वर्किंग्स करते जाएगा इधर ही, लेकिन पेज पे अभी क्वेश्चन की तरफ जब जाएंगे तो इंशाल्लाह अलग लिख लीजिएगा। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, वंस अगेन कॉस्ट मॉडल के अलावा भी बहस नहीं होगी। एक सिनेरियो बना हुआ है, साथ साथ वर्किंग करवानी है जी आपने। 1 जनवरी 2021 plant was purchased at a cost of 1 lakh and is depreciated at the rate of, oh sorry, at depreciate over 10 years। स्ट्रेट लाइन मेथड, कैलकुलेटर पकड़ा, पर एनम डेप्रिसिएशन बताए कैसे? 1 लाख डिवाइड बाय 10। नेक्स्ट डेट आई 31 दिसंबर 2022, इसका मतलब 2 साल गुजर गए। प्लांट कब लिया था? कौन कौन सा साल गुजर गया है? 22 का एंड आ गया। प्लांट की कैरिंग अमाउंट जरा कैलकुलेट करवा दें कैसे? 2 साल की डेप्रिसिएशन 10,000 चार्ज हुई, 80,000 कैरिंग अमाउंट बन गई। देयर आर इंडिकेशंस दैट एसेट इज इंपेयर्ड, अंडरलाइन करना। सपोज 31 दिसंबर 2022 पे इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट आ गई है और फिर रिकवरेबल अमाउंट एस्टिमेट हुई 64,000 और इंपेयरमेंट लॉस कितना आ गया? कैसे? कैरिंग अमाउंट 80,000 थी, रिकवरेबल अमाउंट 64,000 है, 16,000 इंपेयरमेंट लॉस। डन है। 2022 के एंड पे जब इंपेयरमेंट लॉस आया तो क्या मुझे रिमेनिंग लाइफ गिन लेनी चाहिए? गिन दे जरा, 8 इयर्स। यहां से ऑनवर्ड्स अब कौन सी अमाउंट कितने सालों में डिप्रिशिएट होगी? आफ्टर रिकॉर्डिंग द इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ 16,000, एसेट हमारा 64,000 के बराबर आ जाएगा और 64,000 विल बी डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। व्हाट विल बी द डेप्रिसिएशन पर एनम? कब से? ये कैलकुलेट तो मैं करवा रहा हूं, कब से? 22 से या 23 से ऑनवर्ड्स? 22 एंड हो गया, 23 से ऑनवर्ड्स। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ें। From 2023 onwards, the carrying amount of the asset after recognition of impairment loss, that is 64,000, will be depreciated over 8 years, resulting in an annual depreciation charge of 8,000। किस साल से? 2022 के एंड पे इम्पेयरमेंट लॉस आया, 8 साल रिमेनिंग लाइफ हमने गिन ली और वहां से ऑनवर्ड्स अब 8,000 डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है। सपोज 2 साल और गुजर गए, कौन कौन से? 23 और 24, और 24 के एंड पे अब आप दोबारा खड़े हो गए हैं। कैरिंग अमाउंट बनवा दें और जाने दें, वो तो लिखी हुई है, बनवा तो दें। 8,000 पर एनम थी यार, 2 साल और गुजर गए हैं,
64,000 पे एसेट आ गया था, तो 16,000 टोटल एप्रिसिएशन माइनस होके अल्हम्दुलिल्लाह कैरिंग अमाउंट बन गई 48,000। कर रहे हैं सर, एक अंडी लिखते रहे वर्किंग यार, छोटी छोटी जुबानी वर्किंग कर लेते हैं हम सारी, हुई तो हुई है, तो इसलिए तो लिख रहे हैं ताकि अपने हाथ से भी हो रहे हैं। जी गाड़ी नोटेड है प्लीज। जी 648,000 से आगे चले। नेक्स्ट सेंटेंस थोड़ा सा अंडरलाइन करें। 31 दिसंबर 2024 पे सपोज देयर आर इंडिकेशंस दैट द इम्पेयरमेंट लॉस माइट हैव डिक्रीज्ड। क्या लॉस आने के बाद ये हुआ है? और फिर कंपनी दोबारा क्या करेगी? रिकवरेबल अमाउंट एस्टिमेट करेगी। कितनी दी हुई है? 70,000। और अब इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड होने की बहस होनी है, ये रिवर्सल की। अब आप नीचे नहीं पढ़ेंगे जो आगे लिखा हुआ है, अब आप ऊपर चले जाएंगे जहां वो एक पैराग्राफ लिखा हुआ था लोअर ऑफ वाला और इंक्रीज अबव वाला। नहीं, अब इसका तरीका बेटा ये होता है कि जिस दिन इम्पेयरमेंट लॉस की रिवर्सल है उस दिन डेट है 31 दिसंबर 2024। किस किस का लोअर ऑफ उठाना है? तो रिकवरेबल अमाउंट उठा देना 70,000। कंपैरिजन किससे करना है? कैरिंग अमाउंट if no impairment, carrying amount that would have been had no impairment loss been recognized in previous year। short words में carrying amount if no impairment, अगर impairment loss ना आया होता तो 31 दिसंबर 2024 पे आपकी कैरिंग अमाउंट क्या होती? नहीं, वर्ड समझ आ गए इंशाल्लाह। कैलकुलेशन आपने की नहीं है, ये मसला नहीं है, कैलकुलेशन इशू नहीं है। ये एसेट कितने का था और 4 साल यूज हो गए। अगर इम्पेयरमेंट लॉस ना हुआ होता तो हर साल पर एनम डेप्रिसिएशन 10,000 क्यों होती यार? ये तो चेंज हो गई है। अगर इम्पेयरमेंट लॉस ना आया होता तो हमने कोई रिमेनिंग लाइफ ना गिनी होती, 10,000 से गेम चल रही होती। और कितने साल गुजर गए हैं? 4 कैसे गुजर गए हैं? 21, 22, 23, 24, तो 40,000 रुपए इसने डेप्रिशिएट हो जाना था और 1 लाख वाला एसेट 60,000 का रह जाना था। इसमें से सिलेक्ट क्या होना है? अब लोअर ऑफ सिलेक्ट होना है। लोअर ऑफ कितना बना? 60,000। कैरिंग अमाउंट बताएं कितनी है? कैरिंग अमाउंट कितनी है? कैरिंग अमाउंट 48,000 है। अब वो जो सेंटेंस शुरू हुआ था लोअर ऑफ से पीछे, while reversal of impairment loss carrying amount shall not be increased above the lower of। लोअर ऑफ क्या सिलेक्ट हो गया है? 60। इट मींस 48,000 से 60,000 पे ये एसेट वापस जाना है और 60 से ऊपर वापस नहीं जाना। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस? तो पहले क्या निकाल लें? लोअर ऑफ निकाल लें और देन कैरिंग अमाउंट से कंपेयर कर लें। और कैरिंग अमाउंट शैल नॉट बी इंक्रीज्ड अबव द लोअर, बिलो द लोअर ऑफ, अबव द लोअर ऑफ, अबव द लोअर ऑफ। इट मींस एसेट कितने से कितना होना है? बोल दे डबल एंट्री सुना दे। आप इससा करें, पहले आपके पास जो नीचे सब कुछ लिखा है वो पढ़ें और देन पेज के नीचे जगह है मेरा ख्याल है, वहां फिर इसे नोट भी कर लीजिएगा, लेकिन पहले जरा जो लिखा है वो पढ़ लें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
जी मेरा ख्याल है वर्किंग अपने हाथ से भी लिख रहे हैं, पेज के नीचे है ना जगह, थोड़ी बनाना करो। ये बस समझ आ गया नीचे क्या लिखा हुआ? साथ साथ बेटा पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह कोई इशू नहीं होता यार। जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह आप रेशियोज को साथ साथ करते जा रहे हैं, टेस्ट देते जा रहे हैं, इंप्रूवमेंट होती जा रही है। पता नहीं किसकी बात हुई है, ना करें इस तरह ना करें। कुछ नौजवान घर में टेस्ट ले जाते हैं, चले वो भी ठीक है, लेकिन प्लीज कोशिश करें। वैसे तो ये कोई तरीका नहीं है। एक आंसर शीट भी हाथ में नजर आती है, क्वेश्चन पेपर भी हाथ में नजर आता है। अल्लाह करे वो बैग में इकट्ठे ना हो रहे हो। रखा तो बैग में था, सॉल्व क्यों नहीं हुआ टेस्ट? उसके लिए हिम्मत करनी पड़ती है, दोबारा घर में जाके निकालना तो पड़ता है। आई होप कि मेरे कहने से चले अब मोटिवेट तो होते हैं, लेकिन मैक्सिमम मुझे लग रहा है कि पेज और आंसर शीट घर जा रही है। जी सर। नहीं, इस एलिमिनेशन मैंने उस दिन बताया था, ये एलिमिनेशन सिर्फ रिवोल्यूशन पे है। यहाँ असल में एसेट को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं कर रहे हम। यहाँ जिस तरह डेप्रिसिएशन की एंट्री है ना, उसी तरह हमने क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी लेजर अलग बनाया हुआ है। तो एलिमिनेशन की एंट्री सिर्फ रिवोल्यूशन वाले दिन। यहाँ भी वैसे की जा सकती है, लेकिन नॉर्म नहीं है। तो यहाँ एट द डेट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस और एट द डेट ऑफ रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, एलिमिनेशन कोई नहीं, एलिमिनेशन की एंट्री कोई नहीं कर रहे हम। एलिमिनेशन की एंट्री से वैसे होता क्या है ये पता है? वो दोनों फैक्टर एसेट भी आते हैं, तो वो ठीक है, करनी चाहिए अगर सेपरेट लेजर्स बने हो, लेकिन वो रिवैल्यूएशन बस आप याद रखें। यहाँ भी वो तरीका भी है, लेकिन ऐसे मेरा ख्याल है अब जरूरत नहीं, अब हो गया, इससे गुजारा हो जाएगा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एवरीथिंग इज ओके? नहीं वो आ रहा अभी, ये कॉस्ट मॉडल में बहस हुई है। नेक्स्ट पेज की हेडिंग तो चेक करें। गेम आ गई सर, ये हुआ ना, ये राइट टाइम पे जो आपका सवाल है, काश हम आज कंप्लीट करके जा सकें। कहीं भाई के जहन में ये प्रॉब्लम रह ना जाए, कहीं ये ना हो रात को नींद ना आ सके कि अगर सरप्लस होगा तो क्या होगा। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला हमारी मदद करेंगे। जी अगर लिख लेंगे तो काइंडली बता दीजिएगा। एक लास्ट पैराग्राफ पढ़े जरा, या बल्कि पढ़ने से पहले खुद ही बता दें, ये मेरी एंट्री करने से एसेट कितने पे वापस आ जाना है, और यहां से ऑनवर्ड 60,000 विल बी डेप्रिशिएट ओवर 6 इयर्स, रिमेनिंग 6 इयर्स। मेरा ख्याल लिखा होगा, ढूंढिएगा आखिरी पैराग्राफ। फ्रॉम 2025 onwards the carrying amount of the asset after the recognition of reversal of impairment loss will be depreciated over remaining useful life of 6 years, resulting in an annual depreciation charge of 10,000। समझ आ जाएगा? चले जी नेक्स्ट पेज, जितना कर सकते हैं। कंप्लीट साइलेंस यार ना करो यार, ना करें डियर फ्रेंड्स, ना करें यार। अच्छा भले मेरे सामने बैठते थे, क्या इस वजह से तो साइड पे नहीं हुए कि उधर नजर कम जाती है। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस इफ रिवैल्यूएशन मॉडल, मुझे पता है थोड़ा सा सेंटेंस कंप्लीट करना रह गया था, हम बाहर जाके पूरी बात दोबारा शुरू करेंगे। क्या हो गया? रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस किस मॉडल से किस मॉडल में चले गए? इन दिस केस अगर रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस है और एसेट रिवैल्यूएशन मॉडल पे है, तो वो कहता है इन दिस केस रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट should be equal to and all working will be same as in IAS 16 and all working will be same as in, क्या मतलब इसका है? आइए जरा एग्जांपल को जरा बेस बना। ये कंपैरेटिवली शायद सिंपल बहस निकला नहीं है, बार बार कह रहा हूं, सिर्फ आपने वर्किंग करनी है। 1 जनवरी 2021 कितने का एसेट आया? लाइफ कितनी थी? डेप्रिसिएशन बन गई 10,000। नहीं 2 साल नहीं, अब गेम चेंज हो गई बस। 31 दिसंबर 2021 आया। पिछला पेज छोड़ दें, पिछला पेज नहीं देखना, डाटा बदल चुका है पहले पैराग्राफ के बाद।
अज्यूमिंग एसेट इज रिवैल्यूड किस दिन जी? फजूल में गलत तरफ नहीं जाएगा प्लीज, 1 साल बाद। और रिवैल्यूड अमाउंट दी हुई 1,21,000, 21,500। कैरिंग अमाउंट 90 कैसे? 1 साल गुजरा प्लीज, इस एग्जाम्पल में अब 1 साल गुजरा। रिजल्टिंग इनटू 31,500 सरप्लस कैसे? डिफरेंस लेते जाए, डिफरेंस लेते जाए, कैलकुलेटर पकड़ते जाए। 1,21,500 क्या बताया? 90 क्या था? डिफरेंस क्या है? रिमेनिंग लाइफ 9 ईयर। ओके, एनुअल डेप्रिसिएशन बताएं कैसे? 121 फेयर वैल्यू इज डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। किस साल से 13,500 चार्ज करेंगे? 2022 से। वर्किंग हो गई है लेकिन 2022 से इकट्ठे। नेक्स्ट डेट लिखी हुई 31 दिसंबर 2023। फर्दर 2 साल अब गुजरे। एसेट हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 94,500 कैसे? 121,500 माइनस 13,500 मल्टीप्लाइड बाय 2 कौन से साल? 22 23, 21 22 नहीं, 22 23। कैरिंग अमाउंट 94,500 पे इकट्ठे हो सारे। एक थोड़ा सांस लेने लंबा सा, और साथ वाले को इग्नोर करके दोबारा बुक देखें मेरा। ओके, 94,500 किस दिन ये कैरिंग अमाउंट है? लेकिन बेटा इस दिन अब सरप्लस कितना है? आया कितना था? वो भी एनुअल ट्रांसफर हो रहा होगा। कैसे? 31,500 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू 7,000 पूरा, और देयर पर रिमेनिंग बचा होगा। एक वर्किंग अपने हाथ से लिखना, लिख ले वर्किंग। नहीं आ रही? 31,500 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 years 7,000 बना। 7,000 मल्टीप्लाई, सॉरी 7,000 माइनस 31,500, 24,500 रिमेनिंग रह गया। ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है? ये ऑर्डर ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज ओके सब कुछ? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये होगी वर्किंग? किस डेट पे खड़े होके आप कैरिंग अमाउंट क्या है और सरप्लस क्या है? कैरिंग अमाउंट बेटा 94,500 है और सरप्लस रिमेनिंग 24,500 पड़ा है। अब 31 दिसंबर 2023 पे ही नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। नहीं, 2023 के एंड पे ही एक सेकंड पैराग्राफ है। There are indications that asset is impaired and its recoverable amount is estimated at resultant impairment losses कैसे 29,400। कैरिंग अमाउंट क्या थी? रिकवरेबल अमाउंट क्या थी? लॉस कितना आया? इस लॉस की एंट्री पहले मुझे बनवानी है, सही जगह से शुरू नहीं हुआ। एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट बाय 29,400 ओके है। अगर रिवैल्यूड एसेट
इम्पेयर हो और सरप्लस पड़ा हो, तो सरप्लस पड़ा कितना है, कितना डेबिट हुआ, 24,500 नजर आना शुरू हो गया। टेंशन ना लें, आप उधर फोकस करें, कैलकुलेटर पकड़ें, बैलेंसिंग फिगर बताएं। 4900 कहाँ गया, इम्पेयरमेंट लॉस प्रॉफिट लॉस, अपने हाथ से एंट्री लिखें। ये ओके सर एंट्री, बस ये आखिरी पैराग्राफ जरा कंप्लीट करना। कैरिंग अमाउंट कितनी हो जाएगी इस इम्पेयरमेंट लॉस के बाद, हिम्मत हिम्मत हिम्मत, कितने से कितनी, 94,500, 65,100, और आफ्टर दिस इम्पेयरमेंट लॉस 65,100 विल बी डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग लाइफ। गिने कैसे, 3 साल गुजरे हुए हैं, और कैलकुलेटर पे जरा डेप्रिसिएशन यहां से ऑनवर्ड जरा सॉल्व करने कितनी बनेगी, 65,100 डिवाइडेड बाय 7, 9300 पर एनम 2024 से ऑनवर्ड्स डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। डन है सर, चलें इंशाल्लाह ये बहस कल यहीं से दोबारा शुरू कर लेंगे।